आज मैं आप लोगों के साथ एक बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को क्रमबद्ध तरीके से डिटेल से उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत का है और वो आप लोग के बोर्ड के सामने है। यहाँ देखिए 2920 का 7.5% प्लस का वाट का 12.5% बराबर 1000 का 40.5%। यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है? तो इन एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी कि वाट के जगह पर जो सिंबल होगा उसका वैल्यू निकालना है। अब अगर सॉल्व करें 2920 का 7.5 प्रतिशत सॉल्व किए, नीचे 100 आया, ये पॉइंट सॉल्व किए तो यहाँ एक जीरो और आ चुका है, प्लस का वाट के जगह पे एक्स ले लिए, एक्स का 12.5 नीचे 100 आया, क्योंकि प्रतिशत यहाँ से हटाए तो नीचे 100 आया और ये पॉइंट हटाए तो फिर एक जीरो आ चुका है, बराबर 1000 का 40.5, यहाँ 100 आ चुका है प्रतिशत हटाने पर और ये जीरो। अब आप समझिए यहाँ से 1 का 1000 अगर कॉमन ले, वहां भी 1000 है, ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और समझिए फिर देखिए अगर 25 से काटे तो 25 या 75, 25 पंचे 100 और फिर यहाँ 25 से काटे तो 2500 के 100 और 40। अब आइए आगे देखते हैं, फिर 5 से भी कट जाएगा, अगर 5 से काटेंगे तो 5 एकान 5, यहाँ काटेंगे 5 40 और यहाँ 5 से काट लेंगे 25 25 4 जीरो 5 40 और 5 चौका। अब यहाँ आगे देखें तो 3 गुने 584 गुने का 3 प्लस का x बराबर जो हो जाएगा 8 गुने का 405 हो जाएंगे। अब x बराबर जो हो जाएगा 8 गुने का 5 पहले गुना कर लेते हैं, 8 चौका 32 और 5 40 और यहाँ गुना कर लेते हैं 3 से 4 तिया, उस पार जाएंगे तो माइनस 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25 और 5 तिया 15 और 2 17, इतने आ चुके हैं। x बराबर क्या हो जाएंगे 40 यानी कि 8 और फिर ये हो जाएंगे 3 तो 13, 13 में 7, 13 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8, फिर ये कितने हो चुके हैं 1, यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो 4 और फिर यहाँ कितने आ जाएंगे 1, यानी कि 1488। इस x का वैल्यू आ गया और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पहले पढ़ के समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसका। देखिए ये दिया है, यदि x प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 13 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए गुणनखंड ज्ञात करना हमको है, जिसमें a का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर ये संख्या इनके गुणनखंड है, इन संख्या से ये पूर्णतः कट जाएंगे। अगर पूर्णतः कट जाएंगे तो इसका अर्थ ये हुआ जो x माइनस 3 का जो वैल्यू होगा वो जीरो होंगे। x बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा? x प्लस का 3 बराबर का 0, x बराबर माइनस का 3। अब आप समझिए यहां से x का वैल्यू किसके बराबर आया है? 3 के बराबर। अब ये 3 माइनस 3 वैल्यू इस पूरे इक्वेशन में x के जगह पर डालेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के बराबर। अब यहां समझिए फिर ए स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 13 बराबर का 0। अब यहाँ किसका वैल्यू निकाले थे? तो x का वैल्यू कितना निकाले थे? तो माइनस का 3। अब x के जगह पे माइनस का 3 देंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 12 गुने का माइनस का 3 माइनस का 13 बराबर का 0। तो ए स्क्वायर यहाँ हो जाएंगे माइनस का 36 और माइनस का 13 बराबर का 0। ए स्क्वायर बराबर ये दोनों उस पार जाएंगे तो 49 हो जाएंगे, तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर का 49, जिसका वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 7। और यहाँ देख लीजिए कौन सा इसका क्वेश्चन है, एक है बी और ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है और तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें एलसीएम और निकालना है। अब एलसीएम किसका निकालना है? तो भिन्न का निकालना है। एक चीज समझिए पहले, अगर भिन्न का अंश अगर p है और हर यदि अगर q है, दूसरा यदि अगर भिन्न है r/s और इन दोनों भिन्न का हमको एलसीएम क्या हो? एलसीएम लघुत्तम समावर्त। अगर ये हमें ज्ञात करना है तो अंश जानते हैं ना, ऊपर वाला क्या कहलाएगा? अंश कहलाएगा और नीचे वाला क्या कहलाएगा? तो हर कहलाएगा। ये हर कहलाएंगे और ये अंश कहलाएंगे, यानी कि नॉमिनेटर ये कहलाएंगे और डिनोमिनेटर ये कहलाएंगे। अगर एलसीएम हमें लेना है, अगर ज्ञात करना है तो भिन्न का, तो अंश का क्या हो जाएगा? अंश का जितने भी भिन्न है उन सबों का अंश का क्या कर लेना है? एलसीएम ले लेना है। और हर का HCF ज्ञात कर लेना है। जितने भी भिन्न हैं उन भिन्न में से प्रत्येक का हर का HCF ज्ञात कर लेना है। तो क्या आ जाएंगे? उस पूरे भिन्न का, सभी भिन्नों का एलसीएम वहां से आ जाएंगे। उसी पे ये क्वेश्चन है। और एक चीज और देख लीजिए, अगर HCF हमें ज्ञात करना हो तो अंश का क्या कर लेंगे? अंश का HCF और हर का
एलसीएम। अब समझिए, याद करने के लिए एलसीएम ज्ञात करना है तो अंश का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ कर लेंगे। अगर एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंश का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अब यहां दे दिया है 2/5, 4/15 और 6/25 का एलसीएम ज्ञात करना है। हमने कहा था एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो अंश का एलसीएम, अंश यानी कि अंश कितना है, तो एक भिन्न का अंश 2, दूसरे भिन्न का अंश 4 और तीसरे भिन्न का अंश 6 है। यानी कि आप कह लेंगे 4, 2 और 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि अंश का एलसीएम। और नीचे जो हर है, यहां इन सब का क्या करना है, एलसीएम देखना है। और नीचे जो हर है, हर कितना है आपका, आप कह रहे हैं 5, 15 और 25, यानी कि 5, 15 और 25 इन सबों का एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 2, 4, 6 इन सब का एलसीएम किसके बराबर आएंगे, आप देख लीजिए कौन ऐसी संख्या होंगी जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। एक देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ले लीजिए, 6 का मल्टीपल 12। क्या 12 से 4 कट रहा है, तो कट रहा है ना, 12 4 से कट रहा है, 2 भी 12 से 2 भी 12 को काट रहा है और 6 भी 12 को काट रहा है। इनका एलसीएम क्या आ जाएंगे, 12। अब एचसीएफ क्या होता है, तो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, कौन, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, यानी कि इन सभी संख्याओं को काट दे। अब इन सब में देखिए कौन सा संख्या कॉमन दिख रहा है, आप एक 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 क्या होंगे, 5 इनको भी काट सकता है, 15 को भी काट सकता है और 25 को भी काट सकता है। इनका एचसीएफ किसके बराबर आ जाएंगे, 5 के बराबर, यानी कि भिन्न का एलसीएम किसके बराबर आया, 12/5। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले ये दे दिया है समय और कार्य का, यानी कि x किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और y उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। y ने 8 दिनों तक कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, यानी कि y ने 8 दिनों तक पहले कार्य किया फिर कार्य को छोड़ दिया। अब उस कार्य को करने के लिए कौन आ रहा है, तो शेष कार्य को करने के लिए x आ रहा है और अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यानी कि अब वह शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब समझिए पहले, x किसी काम, उसी एक काम को 12 डेज में, यानी कि डेज कितना ले रहा है वो 12, और y जो ले रहा है उसी काम को करने में 16 डेज ले रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा 48, जो क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क क्यों कहलाएगा, अगर टोटल वर्क 48 है, यानी कि 48 कोई काम है तो 12 दिन में ये कर रहा है, इनका क्षमता कितना हो जाएगा, इफिशियंसी, इनका 12 चौका 48 4 हो जाएंगे। y का कितना हो जाएगा, तो 16 3 48 3 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए y कितना दिन तक काम किया है, 8 दिनों तक। एक दिन में उनका क्षमता कितना करने का है, 3, तो 8 दिन में, 8 डेज में y कितना काम कर लेगा, 8 गुने का 3, यानी कि 24 काम कर लेगा। किस में से, कुल काम में से। 48 काम में 24 काम कर लिया, तो अब शेष काम बचा कितना, तो 48 माइनस का 24, तो 24 के बराबर। 48 माइनस का 24 24 होगा ना। अच्छा, शेष काम अब 24 बचा, तो कौन करने के लिए आ रहा है, तो वो x करने के लिए आ रहा है। अच्छा, अब देखिए तो x का एक दिन का क्षमता कितना है, 4, तो 4 से भाग दे दिए, ये कितना टाइम लेगा, 6 डेज। अब ये कौन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन ये है और इसमें जो दिया हुआ है वो समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कह रहा है समांतर श्रेणी में 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 के अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि 253 जो है उस इस श्रेणी का अंतिम पद है। अब उस अंतिम पद से पहले चले और 12वां पद हमको ज्ञात करना है। अब आइए, आप जानते हैं एक tn बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ये tn क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। tn तो हमको दे दिया है ना, tn बराबर 253 दे दिया है। a क्या होता है, तो a होता है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म किसके बराबर, 3 के बराबर। अब d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो दूसरा टर्म माइनस का पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस। तो 8, यहां देखेंगे कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, 8 माइनस का 3 बराबर 5, या 13 माइनस का 8 बराबर तब भी 5। कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, हमेशा बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आ चुका है, 5 के बराबर। हमें पहले तो यहां से nवां पद निकालना है, ये कौन सा nवां पद है, अब समझिए। तो tn का फॉर्मूला लिख दिए हैं, तो 253 बराबर a का वैल्यू कितना है, 3 के बराबर, और n माइनस का 1 इंटू का कितना हो जाएगा, d बराबर 5 हो जाएगा यहां से। ठीक, 3 इस पार आ गया तो 250 बराबर, यहां हो जाएंगे 5n माइनस का 5, 5 और कम हो जाएंगे तो 200, 5 और बढ़ जाएंगे, सॉरी 250 और प्लस का 5, यहां 250 ये इस पार आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 255 बराबर 5n, तो n बराबर कितने हो जाएंगे
255 बट्टे का 5 बचे 25 5 का, यानी कि n बराबर 91वां टर्म आ गया। लेकिन अब समझिए, ये तो शुरू से 91वां पद है, हमको लास्ट से 12वां पद जाना है, तो लास्ट से 12वां पद जाना है तो आप कह लेंगे जो हमको पद निकालना है, तो वो फाइनल पद आपको n या n1 ज्ञात करना है, वो कितने हो जाएंगे, तो 91 माइनस का 12 प्लस का 1 क्यों किए, क्योंकि शुरू से उनको एक बार और कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 11, ये कम हो जाएंगे तो 40वां, यानी कि अब हमें 40वां पद का वैल्यू ज्ञात करना है। तो T14 क्या होगा, आप समझिए, T का यानी कि टर्म का 40वां पद क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d। ये n किसके बराबर दे दिया है, 40 के बराबर, 40 माइनस का a कितने हो जाएंगे 39, ये 39 और d कह सकते हैं ना, यहाँ a का वैल्यू कितना है 3 और 39 गुने का 5, 40 अगर आता 40 पंचे 200 हो जाते हैं, 200 में 5 कम कर देंगे, किसके बराबर हो जाएंगे 195 और 3 कितने हो जाएंगे 198, यानी कि टर्म का 40वां पद किसके बराबर आ चुका 198 के बराबर, वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये इसी का आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दे दिया है √42 माइनस का √42 फिर माइनस का √42 और फिर माइनस का सो ऑन हो गया। इसका अर्थ ये हो गया इनफाइनाइट टाइम तक अगर माइनस का √42 करते जाएंगे तभी ये लास्ट में होगा। यहाँ से हमको इस x का वैल्यू ज्ञात करना होता है, ये बराबर x कहलाते हैं, फिर इस x का वैल्यू, चलिए एक बार देख लेते हैं पहले इसको। हमने मान लिया ये पूरी जो संख्या है वो x के बराबर है, x बराबर कितने हो चुके हैं √42 माइनस का √42 फिर माइनस का √42, ये सो ऑन होंगे। अब यहां समझिए अगर इस पर स्क्वायर करें ये कितने हो जाएंगे x का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर हो चुका तो यहाँ एक रूट हट जाएगा, आप फिर कह लेंगे √42 माइनस का सो ऑन, यानी कि 42 माइनस का रूट का फिर 42 और फिर माइनस का रूट सो ऑन। इसका ये इनफाइनाइट टाइम तक है, तो एक कम करने से घट नहीं सकता ये। अब आइए, अब आप देख रहे हैं ये अगर इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, जस्ट अगर जानते थे x का ये पूरा वैल्यू है, आप यहाँ लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 42 माइनस का ये किसका वैल्यू हो जाएगा x का, यहाँ आ जाएंगे पूरा टर्म x। अब आगे चलिए एक्स स्क्वायर, इनको इस पर लाइन प्लस का x माइनस का 42 बराबर का 0, द्विघात समीकरण के साथ का 42, तो आप कह लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6x और माइनस का 42 बराबर का 0, इन दोनों से x कॉमन ले लिए तो x प्लस का 7, यहां से माइनस का 6 कॉमन लिए तो x प्लस का 7 बराबर का 0। एक x का वैल्यू माइनस का 7 और फिर 6 आया है, तो माइनस 7 हो नहीं सकता, यहाँ कौन से वैल्यू आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, इसका आंसर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सबसे शॉर्ट तरीका देखिए, इस टाइप का दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक यहाँ प्लस होगा और एक यहाँ माइनस होता है, तो आप देखिएगा जो संख्या दिया रहता है उनसे एक कम या एक अधिक का गुणन कौन होंगे, कभी होगा 5 6, कभी होगा 6, यहाँ अगर 42 दिया हुआ था ना कह दिए 6 और 7 हो जाएंगे, लेकिन 30 दिया होता तो 5 और 6 करते। अब 42 दिया हुआ है उसके साथ कौन सा सिंबल है माइनस का, तो छोटी संख्या लेंगे, अगर यहाँ प्लस का सिंबल होगा तो बड़ी संख्या लेंगे। आप समझ गए ना, अगर माइनस होगा तो छोटी संख्या लेना है और प्लस होगा तो बड़ी संख्या लेना है, और इन दोनों संख्या का डिफरेंस कितना होना चाहिए, बस 1 होना चाहिए। तो बड़ा संख्या प्लस के लिए और छोटा संख्या माइनस के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये जो है वो एसआई का, एसआई का निकाल सिंपल इंटरेस्ट का। अब यहाँ देखिए कह रहा है रामू बैंक में 3 वर्ष के लिए 14,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा करता है, किस ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर, और उसे कुल 17,360 रुपये प्राप्त होते हैं कितने वर्षों के बाद, आप जानते दी गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइए देखते हैं इसको। रामू बैंक में 3 वर्ष के लिए, लेकिन समय 3 वर्ष है, प्रिंसिपल किसके बराबर है 14,000 रुपये को साधारण ब्याज पर, किस ब्याज पर, तो साधारण ब्याज पर जमा करता है और उसे कुल 17,360 रुपये प्राप्त होते हैं, तो दी जाने वाली ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि ब्याज का रेट हमें ज्ञात करना है, रेट ऑफ परसेंट ज्ञात करना है। अब समझिए टाइम कितना है 3 वर्ष। अच्छा एक चीज जानते हैं ये क्या कहलाएगा, ये अमाउंट कहलाएगा। अमाउंट कितना है तो 17,360, ये अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस का ब्याज, क्या होता है तो प्रिंसिपल और प्लस का ब्याज। ब्याज ये किस तरह का ब्याज है, साधारण ब्याज, तो एसआई दे दिया, अगर चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो सीआई देते। अब आइए प्रिंसिपल किसके बराबर है, तो दे दिया गया है 14,000 के बराबर। अब आप बताइए प्रिंसिपल 14,000 के बराबर है तो ब्याज किसके बराबर हो जाएंगे, आप कह लेंगे माइनस कर लेंगे तो 3,360 ब्याज होगा। ये 3,360 कितने वर्षों का ब्याज होगा, तो 3 वर्षों का। आप एक चीज जानते हैं एसआई में प्रत्येक वर्ष ब्याज यानी कि सर्टन टाइम ऑफ पीरियड में ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक दिन का ब्याज अगले एक दिन के ब्याज के बराबर होंगे, यानी कि अगर प्रिंसिपल समान होता तो यहां समझिए 3 वर्ष का ब्याज इतना है,
1 वर्ष का ब्याज, अगर सिंपल सा बात पूछ ले, 3 वर्ष का ब्याज बेसिक से अगर बनाते 3 वर्ष का ब्याज किसके बराबर है, 3360 के बराबर। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितने हो जाएंगे, तो 3 से भाग देंगे, 1 3 1 3 3 1 3 3 दूनी यानी कि 1120 रुपए, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। हमें रेट ज्ञात करना था, तो रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 1120, मूलधन कितना है, तो आप देख रहे हैं प्रिंसिपल जो है वो 14,000 है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, क्योंकि टाइम तो एक ही वर्ष है ना, तो उसमें भाग देंगे नहीं। अब भाई 14,000 है तो 0000 सिंगल सिंगल 14 से 14 कितना हो जाएंगे रेट, 8% हो जाएगा। ये 8% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8वां, जो किससे जुड़ा हुआ है, ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में ट्रायंगल है। अब समझिए ट्रायंगल PQR, सबसे पहले फिगर बना ले आप लोग। ट्रायंगल, एक काम कर लेते हैं, PQ और R, जिसमें कोण P किसके बराबर दे दिया गया है, कोण P 80 डिग्री के बराबर दे दिया है। कोण Q किसके बराबर दे दिया है, वो 58 डिग्री के। अब समझिए ये कितने हो जाएंगे, तब त्रिभुज के तीनों कोणों का सन 180, जिनमें ये 80 है, ये 58 है, तो 138, जो रेस्ट बच जाएंगे कोण R हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, तो 42 डिग्री। ये ज्ञात किए हैं शॉर्ट में लिखने के लिए। देखिए अब कह रहा है OQ और QR, या OR होगा यहाँ पे, एक ही समझ लीजिए, ये OQ होगा और यहाँ होगा OR, यानी कि क्रमशः कोण Q और कोण R के अंतर समद्विभाजक है। अंतर कहने का अंदर से समद्विभाजक किया है, इस कोण को समद्विभाजक किया और इसे भी यहाँ से समद्विभाजक किया। समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है, तो बराबर भागों में बांटने वाला भुजा। अब समझिए ये पूरे कोण 58 डिग्री का था, 58 डिग्री का था, कोण समद्विभाजक अगर हो जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 58/2, तो ये कितने हो जाएंगे, ये पूरे 42 का था, तो ये कितने हो जाएंगे, 21 डिग्री का। अब हमसे ये कौन सा है, O है। अब हमसे पूछ लिया तो कोण QOR, यानी कि QOR, इस कोण का वैल्यू पूछ लिया है। अब आप ट्रायंगल जानते हैं ना, ट्रायंगल QOR में ये कोण समद्विभाजक है, तो एक किसके बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, ये 29 है और ये 21 है, 29 और 21 किसके बराबर, आप कह लेंगे 50 डिग्री। 50 डिग्री प्लस का इन दोनों का सम कर लिए, और फिर कोण QOR बराबर कुल कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो कोण QOR है, QOR जिस कोण का वैल्यू निकालना है वो कोण कहां लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, तो 180 माइनस का 50 बराबर कितने हो जाएंगे, 130 डिग्री। चलिए 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 9वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यहां दिया है यदि 9 अंक की एक संख्या, जो इस तरह से लिखा गया है, यानी कि 7 8 5, यहाँ x है, कोई अंक नहीं है, फिर 3 6 7 8 y, जो किससे कट रहा है, 72 से विभाज्य है, यानी कि 72 से ये पूरी संख्या 9 अंक का वो कट जाता है। तो आपसे पूछ लिया तब x माइनस y का मान ज्ञात करें। अब आप एक ही समझिए, विभाजकता का नियम क्या कहता है, वो ये पूरी संख्या 9 अंक का किससे कट रहा है, 72 से। तो सबसे पहले 72 को उठाते हैं और यहाँ लाते हैं। 72 जो है वो 3 संख्याओं से कट रहा है। एक बड़ी संख्या लेते हैं, एक 9 और एक 2 से, एक 9 से और एक 8 से। अब आप समझिए जो संख्या 9 और 8 दोनों से कटेंगी, अगर 9 और 8 से ये भी संख्याएं कट जाए तो 72 से कट जाएंगी। हमने क्या बोला, अगर 72 9 और 8 दोनों का मल्टीपल है और दोनों से कट रहा है, ये भी संख्याएं 9 और 8 दोनों से कट जाएंगे तो 72 से कट जाएंगे। अब आते हैं, अब आप चलते हैं, पहले विभाजकता का नियम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 का विभाजकता का नियम। तो हम कहते हैं अगर कोई संख्या है उसके लास्ट का अंक, यानी कि लास्ट यानी कि अंत से पहला अंक यदि अगर 2 से कट जाए तो 2 से कट जाएंगे, पूरी संख्या कट जाएंगे, यानी कि लास्ट का अगर एक संख्या 2 से कट जाए तो वो कट जाएंगे। 4 का देखते हैं, तो लास्ट से 2 अंक। अब आप समझिए 4 का लास्ट से 2 अंक क्यों कहते हैं, 2 अंक अंत से क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 का यहाँ जो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, उसी तरह से 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो अब समझिए, तो कोई संख्या अगर 8 से कट जाए लास्ट का, यानी कि 2 का कितना पावर है 3, तो अंत से अगर 3 संख्या अगर 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। अब आप समझिए, यानी कि यहाँ जो है 7 8 और y, अगर इन्हीं हम 8 से भाग दे, ये पूरा कटना चाहिए। अभी जस्ट कहे ना 2 का पावर 3 किसके बराबर, 8 के बराबर, यानी कि यहाँ 2 का पावर 3 है, अगर लास्ट से 3 अंक यदि अगर 8 से कट जाता है तो पूरी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। अब यहाँ काटते हैं, 8 9 72 आया कितना 6,
अब y पे कौन सा वैल्यू देंगे जो 8 से कट जाएगा? तो 0 देंगे तो नहीं कटेगा, 1 देंगे नहीं कटेगा, तो 4 जब देंगे 8 8 64 यानी कि कट जाएगा, तो y का वैल्यू किसके बराबर आया? y का वैल्यू किसके बराबर आया? तो 4 के बराबर आ चुका। अब आप समझ गए ना, y का वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर। अब x का वैल्यू निकालना है, लेकिन अब समझिए 8 से तो विभाजकता का समझ गए। अब ये पूरी संख्याएं 8 से कट जाएंगी, लेकिन 9 का क्या कहता है? कुल संख्याएं 3 और 9। अब ये इन संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्याएं कट जाएंगी। अब पूरी संख्याओं का योग पहले जोड़ते हैं, तो 8 7 15 5 20 20 3 23 6 29 और 29 15 29 5 34 10 44 और 44 y का वैल्यू कितना निकाले थे? तो 4 44 साल कितने हो चुके हैं? 48 प्लस का x, और ये बराबर 9 से कट रहा है ना। अब आप समझिए 9 से, अगर 9 से कट रहा है तो ये 48 प्लस का x 9 से कट रहा है क्या? 9 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, तो 9 से कौन कट जाएंगे? यदि 9 6 54 यानी कि यहाँ 54 होता तो ये 9 से कट जाते। अब 54 करने के लिए x का वैल्यू किसके बराबर करना होगा? x का वैल्यू 6 के बराबर करना होगा, यानी कि 48 6 जोड़ दिए तो कितना आ चुका है? 54। अब आप समझ गए ना, x का वैल्यू किसके बराबर? 6 के बराबर, और y का वैल्यू 4 के बराबर। हमें वैल्यू क्या पूछ लिया? x माइनस का y, यानी कि x 6 y 4, तो 6 माइनस का 4, क्यों? क्योंकि x माइनस का y पूछ लिया था, तो बराबर कितने आ जाएंगे? 2। किस ऑप्शन में है? तो यहाँ दो ऑप्शन में है, दो, एक में माइनस ले लीजिए और एक में प्लस, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कहते 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन तक ही आज हो पाया। ये जो क्वेश्चन आपका है, ये किसका है? तो ट्रेन का। अब समझिए, यहाँ देखिए, कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 150 मीटर ट्रेन का लंबाई है, जो 30 सेकंड में 300 मीटर पुल को पार कर जाती है। 300 मीटर लंबे एक पुल है जिनको पार कर जाते हैं। यह रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन जो 200 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? यह ट्रेन एक 200 मीटर लंबी और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी जो है वो विपरीत दिशा में आ रही है। मान के चलिए, पहले एक चीज यहां देख लेते हैं। जब भी कोई ट्रेन किसी खंभा यानी कि पुल को, ये पुल है, पुल को यदि अगर पार करता है तो खुद के लेंथ को पार करता है। आप समझ लीजिए, जब कोई ट्रेन अगर होगा, ये ट्रेन है, इसका ये बॉगी बना देते हैं आपको, ये पटरी है, ये ट्रेन है, चक्का उसका ये दे दिए। अब ये ट्रेन इस खंभा को पार कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? खुद के लेंथ को पार कर रहा है। और खुद के लेंथ को पार करने में जितना टाइम लेगा, आप कह लेंगे उनका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी खुद के लेंथ को कह लेंगे उसका डिस्टेंस, और जितना टाइम में उस खंभा को पार किया वो इसका क्या हो जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन का टाइम, उस ट्रेन का क्या आ जाएंगे? स्पीड आ जाएंगे। यहाँ मूवमेंट कौन कर रहा है? वो तो नहीं करेगा, यहाँ कौन करेंगे? तो ट्रेन करेंगे। यहाँ सिर्फ स्पीड ट्रेन का ही लिया जाता है। अब सबसे पहले तो पहले जो ट्रेन है T1, इसका हम लोग स्पीड ज्ञात कर ले। स्पीड बराबर कितने होंगे? अब अगर यदि ट्रेन किसी पुल को पार कर रहा है तो खुद के लेंथ के साथ साथ उस पुल को भी पार कर रहा है। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 300 प्लस का 150, तो 450 मीटर, यानी कि 450 मीटर ये हो चुका। कितना सेकंड में पार कर रहा है? तो ट्रेन T1 का हम लोग क्या निकाल लें? तो स्पीड निकाल लें, तो 450 मीटर ये हो चुका। टाइम कितना लिया? 30 सेकंड, यानी कि अब बताइए 3 से 15 तिया 45, इनका स्पीड कितना आ चुका है? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आप समझिए अगला कंसेप्ट, जब एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरा ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, जब एक दूसरे को अगर पार करेगा तो दोनों एक दूसरे को लेंथ को पार करेगा। यहां भी लेंथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, लेकिन चाल क्या होगा? यहाँ चाल बढ़ जाएगा। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ भी चाल बढ़ जाएंगे। एक का तो चाल 15 मीटर प्रति सेकंड का और दूसरे का दे दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उस चाल को ट्रेन 2 का स्पीड हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कर ले तो 36 और गुने का 5 बट्टे का 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर, टाइम कौन सा टाइम? एक दूसरे को पार करने में, तो वहां चाल क्या हो? पहले तो लेंथ से जुड़ जाएंगे, तो कुल लेंथ कितना हो जाएगा? एक ट्रेन का लेंथ 150 मीटर, दूसरे ट्रेन का लेंथ 200 मीटर, तो कुल लेंथ हो चुका 150 प्लस का 200। अच्छा, अब बताइए तो चाल क्या हो जाएंगे? तो टाइम बराबर दूरी बट्टे का समय, दूरी बट्टे का चाल, सॉरी, 15 और 10 25 हो जाएंगे, तो 25 से भाग कर लेंगे। यहाँ कुल कितने आ चुके हैं? तो 350 बट्टे का 25, 25 से 25, 10 0 और 25 चौका 100, यानी कि 14 सेकंड। 14 सेकंड में एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर चुका। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। यहीं तक रहने दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।